Good morning, students. From today, we are going to start our new topic, that is the role of ionosphere in propagation of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन में आयनोस्फेयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और अगर आयनोस्फेयर नहीं होता तो जो डाटा ट्रांसमिशन है वो शायद उतना इफ़िशिएंटली नहीं हो पाता, और सैटेलाइट्स के थ्रू जो हम डाटा ट्रांसमिशन करते हैं दैट ऑल्सो कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर ये आयनोस्फेयर वहाँ नहीं होता तो, राइट। तो समझते हैं आयनोस्फेयर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन या प्रोपोगेशन के लिए। The role of ionosphere in the propagation of electromagnetic wave was first explained by A.E. Cannelly and O. Heaviside। तो आयनोस्फेयर का जो रोल है उसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? A.E. Cannelly and O. Heaviside ने। We know that in ionosphere the ions are present, and ionosphere also contain three layers called D layer, E layer and F layer। आपको पता है कि जो आयनोस्फेयर होता है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस कि आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, और आयनोस्फेयर में तीन लेयर्स भी होती हैं जिनके नाम हैं डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। The densities of these layers are different, so the layers of lower atmosphere are denser medium and this layer becomes rarer medium। इन तीनों लेयर्स की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे जो लेयर्स हैं वो रेयर होती जाएंगी, मतलब नीचे वाली लेयर्स डेंसर और ऊपर वाली लेयर्स जो हैं वो रेयर होती जाएंगी। So when the electromagnetic waves are radiated by transmitter antenna, then since the electromagnetic waves are entering from denser to rarer medium, then it will move away from the normal, and when the angle of incidence is greater than the critical angle, then it will reflect back into the denser medium। तो होता क्या है, जैसे ही आपने ट्रांसमीटर से डाटा को ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमीटर से जैसे ही डाटा इस तरीके से ट्रांसमिट होगा, तो सिंस इट हैज़ टू पास थ्रू दीज थ्री लेयर्स, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, जिसमें से जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो डेंसर हैं और ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो रेयरर हैं, राइट। तो जब रेडिएशंस क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होंगी, तो आपको पता है कि जब भी रेडिएशंस क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट। तो जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होंगी तो लाइट रेस को होना चाहिए था रिफ्रैक्ट, जैसे कि ये हो रही हैं, बट वो लाइट रेज रिफ्रैक्ट नहीं होते हुए उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, एंड दे विल कम टूवर्ड आवर अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस पर दूसरी जगह जहाँ रिसीविंग एंटीना लगा है वहाँ पर हम इस रेडिएशन को फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ से आपने एक डाटा को सेंड किया तो वो दूसरी सरफेस पर दूसरी जगह जहाँ एक रिसीविंग एंटीना लगा है उस रिसीविंग एंटीना के थ्रू हम उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट। सो इसी तरीके से जो डाटा ट्रांसमिशन है उसकी प्रोसेस होती है, और उसमें आयनोस्फेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे आयंस नहीं होते तो जो रेयरर मीडियम हमको मिल रहे हैं वो रेयरर मीडियम हमको वहाँ नहीं मिल पाते, और सारी जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी एक जैसी हो जाती है, और जब डेंसिटी एक जैसी हो जाती है तो हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिल पाता, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न जिसके कारण हमको जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है वो मिल रहा है, और इस तरीके से हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, राइट। Hence the ionosphere act as a reflecting medium for these electromagnetic waves। its figure is shown below। इसका फिगर हम यहाँ पे देख सकते हैं। This is the figure for the role of ionosphere in data transmission or the propagation of radiation। I hope this must be clear to all of you।
नाउ अब हम समझते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस वी आर डिस्कसिंग इट हियर ऑल्सो। ओके, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर डिस्कस करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और किस लेयर की डेंसिटी कितनी होती है और किस लेयर की जो एक्सटेंशन है वो कितना होता है, वो समझते हैं। द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आपको पता है अर्थ के सराउंडिंग में एयर है, और वो एयर जो कि अर्थ को सराउंड करती है उस एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। We know that near the earth's surface the density of air is more, and as we grow upward its density starts decreasing। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब जो नीचे वाली गैसेस हैं वो डेंसर होंगी, और जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, और आपको रेयरर सरफेसेस जो लेयर्स होंगी वो रेयरर होंगी, राइट। बट इट हैज़ नो बाउंड्रीज। वी कैन डिवाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इनटू द फॉलोइंग स्फेरिकल लेयर्स। तो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, राइट। सो हियर यू कैन सी हमारी अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में या बिल्कुल ऊपर जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, देन द स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद में आती है हमारे पास मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर आइनोस्फेयर, या जिसको हम एग्जॉस्फेयर भी बोलते हैं, राइट। तो वन बाय वन हम सारी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज लेयर्स इन डिटेल नाउ। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 0 से 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर कौन सा स्फेयर पाया जाता है? इट इज़ ट्रोपोस्फेयर। इट्स अपर लिमिट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपॉज, और इसकी जो अपर लिमिट होती है उसको ट्रोपोपोज बोला जाता है। सिंस डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, क्लाउड फॉर्मेशन एटसेट्रा अकर इन दिस लेयर ओनली, सो इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। चूँकि डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, क्लाउड फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें हमको इसी लेयर में देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। द टेम्परेचर वेरिएशन इन दिस लेयर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस to 50 डिग्री सेल्सियस। इस लेयर में जो आपको टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स तक, या यहाँ पर जो आपको 15 से 56 दिया हुआ है यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, राइट। इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि कुछ वेरिएशंस आए इन द फिगर एंड इन द कंटेंट रिटन ओवर हियर, बिकॉज अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, बट दे ऑल दीज डाटा आर करेक्ट, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट लेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समझते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 to 50 किलोमीटर अबोव from the earth's surface, in which 12 to 30 kilometer is called stratosphere, while 30 to 50 kilometer is called ionosphere। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 12 से 50 किलोमीटर अबोव है अर्थ सरफेस से, जिसमें कि 12 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और 30 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम आयोनोस्फेयर बोलते हैं। दिस 20 किलोमीटर्स थिक ओजोन ब्लैंकेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी एंड इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन। और ये जो ओजोन ब्लैंकेट है, ये जो ओजोन लेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। आपको पता है
कि सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ऑल्सो इंफ्रारेड रेज भी होती हैं। तो इन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज से हमको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर, राइट। its temperature ranges from -50 डिग्री सेल्सियस टू 71 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो 51 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस तक होता है। Since in every part of these sphere the temperature is supposed to be increasing uniformly, so it is called the stratosphere। और हर एक पार्ट में जो टेम्परेचर है, इस स्फेयर के हर एक पार्ट में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। नाउ द नेक्स्ट thing that we are going to discuss is the mesosphere। It extends from 50 to 80 kilometer above the earth surface। In this sphere, no any particle is found at temperature ranges from 71 degree Celsius to -93 degree Celsius। मीजोस्फेयर जो है उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंशन होता है अर्थ सरफेस के अबोव। और इस स्फेयर में हमको किसी भी तरह का पार्टिकल देखने को नहीं मिलता है, राइट। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 71 डिग्री सेल्सियस से -93 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स यहाँ का टेम्परेचर होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ionosphere। It extends from 80 to 400 kilometer from the earth's surface। In the sphere, ions are found in it, so it is called ionosphere। जो ionosphere है उसका एक्सटेंशन 80 से 400 किलोमीटर तक होता है अर्थ सरफेस से, और यहाँ पर आपको आयंस मिलते हैं, दैट्स वाई इसको आयनोस्फेयर भी। Its temperature varies from -93 डिग्री सेल्सियस टू 427 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो -93 डिग्री सेल्सियस से 427 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिस कंटेन 3 लेयर्स। अब आइनोस्फेयर में भी 3 लेयर्स होती हैं, थर्मोस्फेयर, कैनली हैविसाइड लेयर और एपल्टन लेयर। तो थर्मोस्फेयर सबसे पहले, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 150 किलोमीटर। It is also called as D layer। The temperature of this sphere is very large। जो थर्मोस्फेयर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। इसको हम डी लेयर भी बोलते हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन कैनली हैविसाइड लेयर, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 150 to 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ई लेयर। इसको हम ई लेयर भी बोलते हैं, राइट। यू कैन करेक्ट इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज द एपल्टन लेयर। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 300 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 300 से 400 किलोमीटर अबोव होती है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एफ लेयर। इसको हम एफ लेयर भी बोलते हैं। और नाइट के समय ये जो एफ लेयर होती है ये 2 अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज़ F1 लेयर एंड F2 लेयर। सो जो एफ लेयर होती है वो नाइट के समय 2 अलग अलग लेयर्स में बढ़ जाती है, F1 और F2, एंड ड्यूरिंग द डे इट कंबाइंस एंड फॉर्म द एफ लेयर। और डे के समय ये जो दोनों लेयर्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल लेयर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एफ लेयर, राइट। So that's all for today's class, students. Hence we have completed our chapter. Only one topic is remaining, that is the relation between transmission distance and the height of TV antenna. That topic is kind of a derivation, so we will understand it on the board. So that's all for today's class. From our next class, after studying that topic we will start the another chapter. Thank you.